So this is day 11 of Science and Tech PT 365 डिस्कशन। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं विच इज़ डिफेंस। तो इसमें पहला टॉपिक है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। तो आपको पता है इंडिया ने ऑलरेडी S-400 सिस्टम जो है परचेज कर लिया है रशिया से, और उसके जो यूनिट्स थे वो इंडिया के अंदर आ चुके हैं। एंड IAF इंडियन एयरफोर्स हैव डिप्लॉयड द S-400 मिसाइल यूनिट्स ऑन द चाइनीज एंड द पाकिस्तानी बॉर्डर एज पर सम रिपोर्ट्स। इसके बारे में यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन भी पूछा है S-400 के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए। एंड प्लस अभी रिसेंट जो डेवलपमेंट हुए हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो या फिर इसराइल वाला वॉर हो, उसके अंदर सब में इस टाइप का एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा है, राइट। सो S-400 के बारे में देखते हैं। इट इज़ कंसीडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। यहाँ पे हमारे पास मोबाइल लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होता है। मोबाइल का मतलब ये जो मिसाइल्स होती है इनको ट्रक्स के थ्रू आप कैरी कर सकते हो कहीं पे भी, राइट, और इजीली डिप्लॉय किया जा सकता है। फॉर दैट रीजन इट इज़ मोबाइल एंड लॉन्ग रेंज। तो इसका जो रेंज है S-400 का मतलब ये 400 किलोमीटर्स तक का एक रेडियस जो है उसको कवर करता है। और सरफेस टू एयर मतलब सरफेस से ज़मीन से ये हवा के अंदर कोई भी एरियल टारगेट है उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड दिस इज डेवलप बाय रशियन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, ठीक है। आपको पता है जब इंडिया इसको परचेज करा था तो एक एक्ट है यूएस का कॉल्ड काटसा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट्स, ठीक है। सो ये एक्ट जो था उसका कहीं ना कहीं खतरा था कि ये इंडिया के अगर ऊपर लग जाता है तो इंडिया पे बहुत सारे सैंक्शंस लग सकते हैं, बिकॉज इफ यू परचेज एनी सिग्निफिकेंट आइटम्स फ्रॉम रशिया और फ्रॉम नॉर्थ कोरिया या फिर ईरान, जो कि एडवर्सरी कंसीडर करता है यूएस अपने, तो अगर आप उनसे बहुत सिग्निफिकेंटली कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो उस पर काटसा लगने का खतरा रहता है। ये जो काटसा था ये इंडिया के ऊपर नहीं लगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ फेवरेबल रिलेशन ऑफ इंडिया विद यूएस। विदाउट द फियर ऑफ काटसा हम लोगों ने ये फिर भी परचेज कर लिया, ठीक है। और ये जो S-400 मिसाइल सिस्टम है, दिस कैन हिट एनी टाइप ऑफ एरियल टारगेट। मतलब दिस कुड बी अ ड्रोन, अ मिसाइल, अ रॉकेट और इवन फाइटर जेट। तो हर तरह के टारगेट को डिटेक्ट करके उसे डिस्ट्रॉय करने में केपेबल है। ऑल्दो अभी रशिया यूक्रेन वॉर में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे यूक्रेन ने कुछ लो फ्लाइंग ड्रोन्स का इस्तेमाल करके रशिया का S-400 मिसाइल सिस्टम था उसे डिस्ट्रॉय किया, ठीक है। तो एक इनविंसिबल मशीन माना जा रहा था पहले इस सिस्टम को, तो पता लगा कि दिस इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग येट, ठीक है। अभी भी इसमें कुछ लूप होल्स है जिसे एक्सप्लॉइट कर सकता है एनिमी, और एक छोटे से ड्रोन से इतना कॉस्टली जो सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। सो ये एक मेजर चैलेंज है जो कि अब नेक्स्ट जो S-400 वर्जन होंगे उन्हें सही करना पड़ेगा, राइट। सो इसके अंदर एक खुद का एक कंप्लीट रेडार सिस्टम होता है। रेडार सिस्टम आपको पता है दैट इज रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो इसमें बेसिकली रेडियो वेव्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वो किसी भी एरियल टारगेट से टकराता है और वापस जो रिसीवर है उसमें आ जाता है, और इससे हमें पता लग जाता है कि एक सर्टेन ऑब्जेक्ट या एरियल ऑब्जेक्ट हमारे एयर स्पेस में घुसा है। तो वो ये जो रेडार है दे कैन डिटेक्ट एनी एरियल टारगेट अप टू अ रेंज ऑफ 400 टू 600 किलोमीटर्स, ठीक है। सो ये इसके बारे में अच्छा चीज़ है कि ये डिटेक्शन रेंज काफ़ी बड़ा है। दूसरा, एट अ टाइम मतलब एक टाइम पे अगर एक साथ 80 एरियल टारगेट्स आ जाते हैं तो सबको एंगेज कर सकता है, मतलब सबको न्यूट्रलाइज कर सकता है। एंड कैन हिट अ टारगेट अप टू एल्टीट्यूड ऑफ 30 किलोमीटर्स, ठीक है। ऑल्दो इसका जो रेंज है 400 है, मतलब 400 का रेडियस है, बट जो एल्टीट्यूड है दैट इज अप टू 30 किलोमीटर्स। वहां तक ये किसी भी टारगेट को हिट कर देगा, राइट। सो हमारे जो टेरिटरी है उसे किसी भी एरियल थ्रेट से बचाने के लिए एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट जो है वो S-400 के तौर पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब वर्ल्ड के अक्रॉस मेजर एयर डिफेंस सिस्टम कौन कौन से हैं उनके बारे में भी हमें आइडिया होना चाहिए। जैसे रिसेंटली एक वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम VSHORADS, वेरी शॉर्ट, अ फोर्थ जनरेशन मैन पोर्टेबल सिस्टम है। मतलब जो इंसान है उसे मिसाइल्स का जो सिस्टम है उसे खुद कैरी कर सकता है और फिर डिप्लॉय कर सकता है। तो बहुत ही ट्रांसपोर्टेबल है उस सेंस के अंदर ये वाला जो सिस्टम है। नेक्स्ट इंडिया के पास क्या है अपना, तो हमारे पास एक तो है पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। इसका रेंज 300 से 2000 किलोमीटर्स का है। फिर हमारे पास खुद का ही एक और सिस्टम है दैट इज कॉल्ड आकाश, आकाश वेपन सिस्टम। एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, इंडिजिनियसली डिजाइन एंड डेवलप बाय DRDO, ठीक है। वैसे तो सारे ही DRDO ने ही बनाए इंडिया के अंदर, बट इन दोनों में डिफरेंस को बता सकता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम एंड आकाश वेपन सिस्टम? इन दोनों में डिफरेंस क्या है?
So Prithvi is surface to surface and Akash is surface to air. हाँ ठीक है। वो तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में यही फीचर थे कि पृथ्वी जो है ज़मीन से ज़मीन पर वार करेगी, सरफेस टू सरफेस होगा, और आकाश जो है सरफेस टू एयर होगा। राइट। लेकिन और भी कुछ डिफरेंस है, लाइक किस टाइप का टारगेट ये एंगेज कर सकते हैं, उसमें भी डिफरेंस है दोनों मिसाइल सिस्टम में। तो उसके बारे में किसी को आइडिया? ठीक है। तो इसमें याद रखना, ये जो पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है, दिस इज टू एंगेज अ बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल आपको पता है, वो जहाँ से लॉन्च किया जाता है, फिर वो एटमॉस्फेयर को क्रॉस करता है, वापस एटमॉस्फेयर में री एंटर करता है, यहाँ पे हाइपरसोनिक स्पीड अचीव कर लेता है। राइट। तो ऐसी मिसाइल को टैकल करने के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम काम करेगा। आकाश वेपन सिस्टम, इसका रेंज शॉर्टर है। ठीक है। यहाँ पे इसका रेंज है अराउंड 30 किलोमीटर्स। राइट। और 30 किलोमीटर के रेंज में ये किसी भी एरियल टारगेट को, चाहे वो फाइटर जेट है या फिर कोई ड्रोन है या फिर कोई मिसाइल है, और या फिर एनी अदर एरियल ऑब्जेक्ट, उसको एंगेज कर सकता है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल जब आ रही है तो फिर उसके लिए हम पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों में जो टारगेट्स है उनको एंगेज करने में और रेंज के अंदर डिफरेंस है। ठीक है। बाकी वो जो हम लोगों ने देखा था सरफेस टू एयर और सरफेस टू सरफेस, ये तो दोनों में डिस्टिंक्शन है ही। इसके अलावा टारगेट्स किस टाइप के एंगेज करते हैं उसमें भी डिफरेंस है। ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, प्रोजेक्ट कुशा। So India is set to deploy its own long-range surface-to-air missile (LRSM) defense system under Project Kusha by 28-29 2028-29 तक हम लोग अपना खुद का एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय कर देंगे। राइट। और ये कौन डिज़ाइन कर रहा है? तो दिस विल बी डिज़ाइन बाय DRDO। और ये 3 लेयर ऑफ डिफेंस होगा इसमें, मतलब 3 लेयर ऑफ सरफेस टू एयर मिसाइल होगी। हर एक जो मिसाइल है तीनों लेयर में एक डिफरेंट सेट ऑफ रेंज के साथ आती है। इसमें रेंज जो है वो 150, 250 एंड 350 किलोमीटर्स की देखने को मिल जाती है। ठीक है। अब हम लोगों ने इंडिया के डिफेंस सिस्टम्स तो देख लिए, एरियल डिफेंस सिस्टम। अब यूएस के कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस सिस्टम है विच वर इन न्यूज़ रिसेंटली। लाइक सबसे इंपॉर्टेंट है थार्ड, विच इज़ टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। तो यूएस का ये वन डिमेंशनल मिसाइल सिस्टम है विच कैन फायर ओनली वन टाइप ऑफ मिसाइल। ठीक है। सिर्फ एक टाइप की मिसाइल को ही फायर कर सकता है with a range of 150 to 200 किलोमीटर्स, बट कैन नॉट इंटरसेप्ट अ फाइटर जेट। फाइटर जेट को अटैक नहीं कर सकता, किसी मिसाइल वगैरह जो है उसे ही इंटरसेप्ट कर सकता है। राइट। नेक्स्ट, पेट्रियट। तो एक्चुअली S-400 और यूएस का जो पेट्रियट है, इन दोनों का कंपैरिजन होता है डिफेंस एरियल डिफेंस सिस्टम के तौर पे। लेकिन पेट्रियट जो है वो काफ़ी कॉस्टली है और जनरली जो नेटो कंट्रीज़ हैं इनके अंदर रहता है। राइट। नॉन नेटो कंट्रीज़ को ये कम ही मिलता है। ठीक है। इसलिए S-400 चीपर भी है और इंडिया का अच्छा रिलेशन भी है रशिया के साथ, इसलिए इंडिया वेंट विद S-400 परचेज। ठीक है। सो पेट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी, ये इंटरसेप्ट कर सकता है एरियल टारगेट एट अ रेंज ऑफ 180 किलोमीटर। तो ये सबसे ज़्यादा रोबस्ट है इस सेंस में कि इसका जो रेंज है काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू थर्ड। तो 180 किलोमीटर्स तक का एरियल टारगेट जो है उसे ये डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज कर सकता है। हाउएवर जो इसकी रेंज है अगर S-400 के कंपैरिजन में देखें तो कम है। S-400 का रेंज 400 किलोमीटर है और वहाँ वहाँ पे इसका केवल 180 किलोमीटर्स है। ठीक है। सो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, एक और एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी न्यूज़ में था विच वॉज आयरन डोम। ये आप सबने सुना होगा, इसराइल से रिलेटेड है। तो आयरन डोम इसराइल का एक मोस्ट एडवांस शॉर्ट रेंज ग्राउंड टू एयर डिफेंस सिस्टम है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे रॉकेट्स जो है वो पैलेस्टाइन से और फिर बाद में ईरान के, अभी रिसेंटली 1-2 हफ्तों के अंदर ईरान से भी चले थे। ठीक है। सो वो सारे जो टारगेट्स थे या जो ड्रोन्स थे, मिसाइल्स थी, उनको मैक्सिमम जो है कि आयरन डोम सिस्टम ने न्यूट्रलाइज कर दिया था। तो उस सेंस में काफ़ी इफेक्टिव सिस्टम है। इसमें भी अगेन एक ट्रैकिंग रेडार लगा हुआ है, एक बैटल मैनेजमेंट यूनिट और वेपन कंट्रोल सिस्टम जो है वो देखने को मिलता है। राइट। और इसमें जो मिसाइल है वो तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल यूज़ कर रहे हैं इसराइल वाले। ठीक है। ऑल्दो अभी रिसेंटली ये भी देखा गया था, एक आयरन सिस्टम जो था, आयरन डोम सिस्टम, उसको एक लो फ्लाइंग ड्रोन के थ्रू उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो ये एक मेजर चैलेंज रहेगा आगे आने वाले टाइम के अंदर ये सब डिफेंस सिस्टम के साथ, कि अगर लो फ्लाइंग कोई टारगेट है, जैसे छोटा कोई ड्रोन होता है, तो वो इजीली इनको टारगेट कर पाता है और ये उसे डिटेक्ट भी नहीं कर पाते। क्योंकि रीज़न क्या होता है, रेडार जो है वो सपोज सरफेस पे ऐसे लगा हुआ टावर। ठीक है। तो वो ऊपर ऊपर ही देखेगा। ठीक है। उसका रेंज कुछ इस तरीके से होगा। लेकिन अगर कोई ड्रोन या फिर ऐसा कोई एरियल टारगेट
जो कि इस तरीके से ऑलमोस्ट ग्राउंड के पैरेलल मूव कर सकता है और बहुत लो एल्टीट्यूड पे, तो वो इजीली हिट कर सकता है इन सब टारगेट्स को। तो ये वाली चीज़ जो है इसमें थोड़ा सा इनको एडिशन करना पड़ेगा, अदरवाइज इतना कॉस्टली सिस्टम जो है एक कुछ चंद हज़ार रुपयों का जो ड्रोन है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, अब इसराइल ने एक और डिफेंस सिस्टम बनाया है कॉल्ड डेविड स्लिंग। तो डेविड स्लिंग स्टोरी सुनी होगी, डेविड वर्सेस गोलायत की। तो डेविड एक बेसिकली क्रिश्चियन, उसके अंदर लेजेंड्स के अंदर ही वाज अ शेफर्ड। तो वो शेफर्ड जो है वो आर्मी के अंदर जाता है और फिर जो दूसरी आर्मी होती है उसके अंदर एक बहुत हट्टा कट्टा आदमी होता है गोलायत नाम का। तो वो उसको एक स्लिंग से मार देता है। ठीक है, मतलब स्लिंग इज लाइक अ गुलेल, उसके अंदर पत्थर फंसा के और फेंकता है और उसके सर पे लगता है और वो मर जाता है। तो ये जो डेविड स्लिंग, इसी स्टोरी को सोच के डेविड स्लिंग इसका नाम दिया गया है इस एयर डिफेंस सिस्टम का। तो याद रखना इसराइल का है ये सिस्टम, और डेविड स्लिंग जो है ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है टू इंटरसेप्ट हमास रॉकेट। तो हमास ने जो रॉकेट फायर किए थे उसके अगेंस्ट ये डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम का भी इन लोगों ने इस्तेमाल किया था। तो यू शुड नो ये सारे एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, सिंपली ऐसा हो सकता है कि आपको नाम दे देगा थार्ड, पेट्रियट, आयरन डोम सिस्टम, डेविड स्लिंग, क्या है ये सब चीज़ें, तो यू शुड नो दीज आर ऑल एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, आगे चलते हैं अब। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक और इनिशिएटिव है, दैट इज यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव। सो ये ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया इस यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव को। इस इनिशिएटिव के अंदर यूरोप का जो पूरा एयर स्पेस है उसको प्रोटेक्ट किया गया है अगेंस्ट मिसाइल्स। ठीक है, या कोई एरियल टारगेट अगर हिट करने की कोशिश करता है यूरोपियन इन कंट्रीज को, तो उसके अगेंस्ट ये डिफेंस सिस्टम काम करेगा। सो दिस इज ऑल्सो अ एयर डिफेंस इनिशिएटिव। राइट, अब आगे चलते नेक्स्ट देखो, हाइपरसोनिक मिसाइल। तो हाइपरसोनिक के बारे में पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। ये स्पीड वो स्पीड है जहाँ पे हम मैक 5 से ऊपर चले जाते हैं। राइट, और मैक क्या होता है, मैक 1 क्या होता है, दैट इज द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड से आप ऊपर चले जाते हो तो फिर मैक 1 से आप अबव आ जाते हो, एग्जैक्टली इक्वल टू मैक 1, मतलब स्पीड ऑफ साउंड के अगर आप बराबर चल रहे हो देन इट इज कॉल्ड ट्रांससोनिक स्पीड। मैक 1 से ऊपर है तो इट्स कॉल्ड सुपरसोनिक, और मैक 5 से ऊपर है तो दिस इज कॉल्ड हाइपरसोनिक स्पीड। तो ये मैक के हिसाब से स्पीड का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसी मिसाइल्स डेवलप कर रहे हैं जो कि हाइपरसोनिक स्पीड में है। ठीक है, सो ईरान ने अभी अपना एक हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप किया है जिसका नाम है फतेह, और इसका जो रेंज है दैट इज़ 1400 किलोमीटर्स। तो ये पता होना चाहिए। ऐसी सिमिलर एक रशिया ने भी मिसाइल डेवलप की है किंजल नाम से, और भी दो तीन मिसाइल्स है, बट अभी के लिए इतना आई थिंक ठीक रहेगा। तो किंजल कहाँ का है, ये रशिया का है। अब हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करते हैं, तो दिस एक्सीड्स द स्पीड ऑफ मैक 5 और फिट है टू फ्लाई एट मच लोअर एल्टीट्यूड देन कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, तो लोअर एल्टीट्यूड पे उड़ सकते हैं क्योंकि ये एक क्रूज मिसाइल होती है जनरली। सो इसके अंदर एक डिफरेंट टाइप के हाइपरसोनिक सिस्टम रहते हैं, जैसे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। राइट, तो क्रूज मिसाइल्स जब भी आप डिज़ाइन करते हो, यानी इसके अंदर आप इसकी ट्रेजेक्ट्री को कंट्रोल कर सकते हो, यू कैन कंट्रोल द पाथ। तो पाथ इज कंट्रोल्ड एंड लो एल्टीट्यूड होता है, तो इसे इजीली रेडार के थ्रू डिटेक्ट कर पाना मुश्किल होता है बिकॉज एल्टीट्यूड इज क्वाइट लो। वहीं एक बैलिस्टिक मिसाइल में एल्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, सो यहाँ पे एडवांटेजेस क्या है, काफ़ी हाई काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि स्पीड इतनी पकड़ ली, हाइपरसोनिक मैक 5 से ऊपर चला गया, और इसका पाथ जो है हम चेंज कर सकते हैं, लो एल्टीट्यूड पे रहेगा तो इजीली डिटेक्ट नहीं होगा। राइट, फॉर दैट रीज़न इसको इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय करना सबसे मुश्किल होता है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को। तो ये पता होना चाहिए। ऑल्दो रशिया यूक्रेन वॉर था उसके अंदर ये जो किंजल मिसाइल था, इसको यूएस का ये जो पेट्रियट सिस्टम है इसने इंटरसेप्ट किया है। देर आर नोन केसेस जहाँ पे इसको इंटरसेप्ट किया गया। ठीक है, तो इनिशियली ऐसा माना जा रहा था दे वुड नॉट बी इंटरसेप्टेबल, लेकिन बाद में जो यूक्रेन ने जब पेट्रियट सिस्टम का इस्तेमाल करना चालू किया तो उसमें लगा कि दीज कैन ऑल्सो बी इंटरसेप्टेड। ठीक है, सो अभी इंडिया का स्टेटस की बात करें तो इंडिया ने ऑल्दो ऐसा कोई मिसाइल तो नहीं डेवलप किया है, ना कोई हमारे पास ऐसा कोई रॉकेट वगैरह है जो कि हाइपरसोनिक स्पीड पे ट्रैवल करे, बट हम लोगों ने एक टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल डेवलप कर लिया। टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन मतलब हम लोगों ने ये शोकेस कर दिया एक एक्सपेरिमेंट में कि हम लोगों के पास ये कैपेसिटी है टू डेवलप अ हाइपरसोनिक व्हीकल। तो हम लोगों ने एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम के अंदर अचीव किया मैक्स 6 स्पीड को।
ठीक है। अब ये याद रखना, जब भी हम कोई हाइपरसोनिक सिस्टम बनाएंगे वहां पे हमें एक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जिसे बोलते हैं स्क्रैमजेट। ठीक है। स्क्रैमजेट के बारे में कोई बता सकता है, व्हाट इज स्क्रैमजेट? एनी आइडिया? ठीक है, तो इसके बारे में याद रखना, स्क्रैमजेट बेसिकली एक ऐसा कंबशन इंजन है जो सिर्फ तभी काम करेगा जब आप उसे सोनिक स्पीड पे लेके जाओगे। ठीक है, उसे जब सुपर सोनिक स्पीड पे लेके जाएंगे तब वो इंजन काम करने लगेगा। ठीक है, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कोई नॉर्मल जेट इंजन लेना पड़ेगा, उससे उसे सुपरसोनिक स्पीड में लेके आना पड़ेगा। एंड जब वो सुपरसोनिक स्पीड में पहुंच जाएगा तो एयर इसके अंदर से घुसेगी, कंप्रेस होगी, हीट होगी और अंदर एक फ्यूल पड़ा होगा, फ्यूल इंजेक्ट होगा एंड वो फ्यूल का बर्निंग होगा और बर्निंग एक्शन से पीछे एक्सपेंशन होगा गैसेस का। तो गैसेस का एक्सपेंशन होगा तो उससे आपको पता क्या होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर ये पीछे जा रहा है, पीछे से एग्जॉस्ट निकल रहा है, तो ये मिसाइल आगे की तरफ तेजी से बढ़ेगा। तो स्क्रैमजेट इंजन को यूटिलाइज करने के लिए पहले आपको उस व्हीकल को सुपरसोनिक स्पीड में लाना पड़ेगा। फिर वहां पे जैसे एयर कंप्रेस होगी तो स्क्रैमजेट इंजन फंक्शनिंग करना चालू करता है। ठीक है, सो ये डायरेक्टली आप यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपके पास कोई एयरक्राफ्ट है, ठीक है, जमीन के ऊपर खड़ा है, अब ये डायरेक्टली स्क्रैमजेट इंजन इसके अंदर चालू नहीं कर सकते हैं, हमें पहले इसको उड़ाना पड़ेगा, सुपरसोनिक स्पीड भी लाना पड़ेगा और फिर वहां पे स्क्रैमजेट जो इंजन है ये ट्रिगर होगा। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए, ये जो स्क्रैमजेट इंजन होते हैं ये एयर ब्रीदर इंजन होते हैं, इन द सेंस इसके अंदर अलग से कोई ऑक्सीडाइजर नहीं होता, इसमें केवल फ्यूल होता है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन के लिए आपको पता है कोई आपको ऐसा मटेरियल चाहिए होता है जो कि इसे ऑक्सीडाइज करे यानी फ्यूल को जलाए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हवा में से ही ऑक्सीजन जो है लेते हैं। ठीक है, अलग से हम ऑक्सीडाइजर का कोई कंटेनर नहीं लेते हैं, तो ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इज टेकन। और ये कब पॉसिबल होता है, जब ये सुपरसोनिक स्पीड पे इंजन आ जाता है। अब इससे एक छोटा वर्जन होता है रैमजेट। ठीक है, अगर आपको किसी व्हीकल को आप चाहते हो कि वो सुपरसोनिक स्पीड तक ले जाना है तो उसके लिए रैमजेट इंजन काम आएगा। बट अगर उसे सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक इंजन बनाना है या हाइपरसोनिक वेलोसिटी तक पहुंचाना है तो वहां पे हमें स्क्रैमजेट यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे पहले इसे सुपरसोनिक स्पीड तक लेके आना पड़ेगा और फिर ये ट्रिगर होगा। और ये एयर ब्रीदर इंजन होता है इन द सेंस कि इसमें अलग से कोई ऑक्सीडाइजर नहीं यूज करते, हवा से ही ये ऑक्सीजन को लेगा और फ्यूल को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक चीज़ हैं जो अपने को इसमें पता होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। तो इंडिया ने ये स्क्रैमजेट इंजन को भी डेवलप कर लिया, तभी हम लोग ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल जो है हाइपरसोनिक ये डेवलप कर पाए। सो अभी तक ये हाइपरसोनिक वेपन जो है कुछ चुनिंदा कंट्रीज के पास ही है, जैसे यूएस, रशिया और चाइना, इनके पास एग्जिस्टिंग वेपन्स है जो कि हाइपरसोनिक स्पीड में है। बट वर्ल्ड के अक्रॉस और भी कंट्रीज डेवलप कर रहे हैं अपने हाइपरसोनिक सिस्टम्स, लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी एंड जापान, राइट। और रशिया ने एक तो किंजल मिसाइल है और एक और अभी रिसेंटली एक एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल निकाली है जिसका नाम है जिरकॉन। तो याद रखना, जिरकॉन किंजल ये रशिया की हाइपरसोनिक मिसाइल्स है। अब थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं। दो टाइप की मिसाइल्स हम पढ़ते हैं। ट्रेडिशनल जो मिसाइल्स होती है वो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, इनका पाथ जो होता है पैराबोलिक होता है। सो ये क्या करता है, ये ज़मीन से उठता है और एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर लेता है। एक पॉइंट आता है जहाँ पे ये अपना जो वर्टिकल मूवमेंट है उसे स्टॉप करता है और डाउनवर्ड आना चालू करता है। अब ये जो डाउनवर्ड आता है ये अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी आता है। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंडर आता है और क्योंकि इतनी ऊंचाई से ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इसमें स्पीड बहुत आ जाती है, मतलब हाइपरसोनिक स्पीड तक ये भी पहुंच जाती है। लेकिन इसका पाथ फिक्स है, ये अपना पाथ चेंज नहीं कर सकती। अगर आपने सपोज ये ट्रेजेक्ट्री डिसाइड कर दी एक बार तो उसके बाद ये चेंज नहीं होगा, ये अपने डेजिग्नेटेड साइड पे ही जाके अटैक करेगा। तो याद रखना, ये आउटर एटमॉस्फेयर में चला जाता है और वहां से वापस अर्थ के अंदर री एंट्री लेता है। फिर हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइड व्हीकल है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका एल्टीट्यूड थोड़ा सा लो रहता है और एक बार हवा में पहुंचने के बाद थोड़ा सा ग्लाइड करता है। ठीक है, फिर हमारे पास हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होती है। यहाँ पे हम एकदम पैरेलल इसको रन कर सकते हैं ग्राउंड के। जैसे आपने कौन सा मूवी है एवेंजर्स, उसमें देखा होगा आयरन मैन जो है वो एक मिसाइल को ग्राउंड से ऊपर उठा के लेके जाता है जो स्टार्क टावर के टकराने वाली होती है। तो यू कैन कंसीडर दैट दैट मिसाइल वाज बेसिकली अ क्रूज मिसाइल। तो एकदम पैरेलल रन कर रही थी ग्राउंड के और एक डेजिग्नेटेड पाथ जो था उसको फॉलो कर रहा था। ऑल दो इट कैन ऑल्सो चेंज इट्स पाथ डिपेंडिंग अपॉन उसमें किस टाइप का इक्विपमेंट लगा हुआ है, तो अपना पाथ भी चेंज कर सकता है। और क्योंकि ये ग्राउंड के एकदम बहुत क्लोज फ्लाई करता है इसलिए इसको डिटेक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है।
क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल तो पूरा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऐसे में इसको डिटेक्ट करके इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय करना इज़ वेरी ईजी, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल। बट ये वाली प्रॉपर्टी आपको हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि स्पीड भी हाई है और क्योंकि लो एल्टीट्यूड है इसलिए रेडार डिटेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। सो इसलिए इंडिया भी अपने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के ऊपर काम कर रहा है। अभी हम लोगों ने एक रिसेंटली एक सिस्टम डेवलप किया कॉल्ड एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल। सो एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल का मतलब क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर अंदर कोई अगर मिसाइल उड़ रहा है तो उसको डिटेक्ट करने में ये मिसाइल जो है केपेबल होगा। सो डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया फ्लाइट ट्रायल ऑफ अ सी बेस्ड एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल, ठीक है। तो इतना ही था इसके बारे में जानने लायक। अब हमारे कंट्री में जो हम लोगों ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया था, जिसमें आपको पता है अग्नि, पृथ्वी, राइट, ये सब मिसाइल्स हमने बनाई थी। तो इसमें ये अग्नि और पृथ्वी जो है दीज आर बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करती हैं और सरफेस टू सरफेस पे ही मार करती हैं। इसके अलावा बाकी जो मिसाइल्स है जैसे आकाश है, तो आपको पता है आकाश जो है सरफेस टू एयर है, राइट, उससे पैराबोलिक पाथ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। नाग थी, ठीक है, नाग किसके लिए थी मिसाइल, नाग का इंटेंट क्या था या पर्पस क्या था? एंटी टैंक। करेक्ट, एंटी टैंक था। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। एक और मिसाइल थी त्रिशूल, बट दिस हैज़ बीन डीकमीशन, तो ये काम का नहीं है। नाग के बारे में बताना चाहिए, नाग के दो वेरिएंट्स हैं, ठीक है, एक ट्रक माउंटेड है और एक हेलीकॉप्टर माउंटेड है। दोनों के अलग अलग नाम बताइए क्या है। एक तो हेलिना है और याद नहीं। ठीक है, तो हेलीकॉप्टर पे माउंट किया है तो हेलिना है नाम, और ट्रक पे माउंट किया है मतलब ट्रक के ऊपर उसे रखा है मिसाइल को, देन इट इज कॉल्ड नमिका, ठीक है। तो करंट अफेयर्स याद रखना है। काफ़ी बार डिस्प्ले होता है हमारे 26 जनवरी की जो परेड होती है उस पर भी ये डिस्प्ले किया जाता है, तो यू शुड बी नोइंग ऑल दिस बेसिक फैक्ट्स, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अदर मिसाइल्स इन न्यूज़। तो पहला टॉपिक है प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल। नाम से पता लग गया प्रलय मिसाइल बैलिस्टिक है, पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है, तो इंडिया ने भी इसका टेस्ट फायर किया था। तो प्रलय मिसाइल डीआरडीओ ने डेवलप किया है, इसका रेंज जो है 150 से 500 किलोमीटर्स तक है, तो एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अभी हमारे पास सबसे लॉन्गेस्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है, वो है अग्नि 5, ठीक है, रेंज है 5000 किलोमीटर प्लस, एंड फॉर दैट रीजन इट इज कॉल्ड आईसीबीएम, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में मार कर सकती है, हम यूरोप तक, अफ्रीका तक इससे टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो प्रलय मिसाइल है ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल होगा, पेलोड इसका 500 से 1000 केजी होगा। पेलोड का मतलब इस केस में बॉम्ब होगा, सैटेलाइट के केस में पेलोड या स्पेस सेक्टर के केस में पेलोड का मतलब होता है कि सैटेलाइट का साइज क्या है, बट यहाँ पे पेलोड का मतलब है बॉम्ब का साइज क्या है। सो ये एक सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट मिसाइल होगा बेस्ड ऑन पृथ्वी डिफेंस व्हीकल, ठीक है। सो ये था प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल फॉर यू। नेक्स्ट मिसाइल देखते हैं अस्त्रा मिसाइल। इसके बारे में बहुत बार डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो ये अस्त्रा मिसाइल अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज ये हमारा जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, उसके ऊपर सक्सेसफुली इन्हें टेस्ट फायर किया गया था, उसके थ्रू इसे टेस्ट फायर किया गया था। तो अस्त्रा मिसाइल जो है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, मतलब सपोज आपका एयरक्राफ्ट यहाँ पे है और दूसरा कोई एयरक्राफ्ट आपको दिख भी नहीं रहा है, लेट से बहुत दूर कहीं पे है, तो भी आप बिना उसे विजुअल रेंज में हुए भी रेडार के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हो और ये मिसाइल उसे हिट करके आ जाएगा, राइट। सो इसका जो रेंज है 80 टू 110 किलोमीटर्स है फॉर मार्क 1, और इसका जो मार्क 2 है उसका जो रेंज है वो 160 किलोमीटर है। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ से सपोज दिल्ली में है और कोई एयरक्राफ्ट सपोज अभी रेवाड़ी, ठीक है, रेवाड़ी अराउंड आई गेस 100 किलोमीटर्स होगा दिल्ली से, तो अगर कोई एयरक्राफ्ट वहाँ पे है तो उसको हम स्ट्राइक कर सकते हैं इस मिसाइल से। सो बहुत ही एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट था हमारे डिफेंस सेक्टर में, और इसीलिए काफ़ी न्यूज़ में रहा था मिसाइल, और इसीलिए बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार इसके बारे में सवाल पूछा गया है अस्त्रा मिसाइल के बारे में, ठीक है। सो याद रखना डीआरडीओ ने बनाया है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, मतलब एरियल टारगेट्स को हिट करता है, सरफेस टारगेट को हिट नहीं करता, और
किसी भी हाई मनूवरिंग सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट को टारगेट कर सकता है, डे एंड नाइट दोनों में अटैक कर सकता है, और इसका जो एल्टीट्यूड है 20 किलोमीटर्स तक रहता है, ठीक है, और मैक 4.5 स्पीड तक अचीव कर सकती है ये वाली जो मिसाइल है वो, राइट। सो ये पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट चलते हैं, स्पाइक, नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो लाइन ऑफ साइट समझ गए, बिना उसको देखे भी ये डायरेक्टली जो मिसाइल है ये टैंक को टारगेट कर सकती है। सो इंडियन एयरफोर्स ने रिसीव किए हैं इसराइल से ये स्पाइक NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, और ये जो स्पाइक है हम लोगों ने इंटीग्रेट किया है, हमारा जो रशिया से हम लोगों ने हेलीकॉप्टर्स लिए हैं MI-17 हेलीकॉप्टर्स, उसके अंदर हम लोगों ने ये गाइडेड मिसाइल डिप्लॉय किए हैं। तो ये रेंज क्या है इन मिसाइल्स का, दिस इज 30 किलोमीटर्स, ठीक है, 30 किलोमीटर्स दूर बैठे बैठे हम एक हेलीकॉप्टर से हम किसी टैंक को टारगेट कर सकते हैं, तो ये एक एडवांटेज है। और काफ़ी लाइट वेट, फायर एंड फॉरगेट टेक्टिकल प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल है। फायर फॉरगेट का मतलब क्या है, आपको बस इसको चला के छोड़ देना है, अब फिर वो टारगेट कहीं पे भी मूव कर ले उसको ये फाइंड करेगा और उसे हिट करेगा, ठीक है। सो ये था स्पाइक, नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम बात करेंगे ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट और सबमरीन्स की। तो इसमें पहला सब टॉपिक रहेगा ड्रोन्स के बारे में, या अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। तो अभी आपको पता है रशियन यूक्रेन वॉर या जो पैलेस्टीन वाला जो वॉर हुआ है, इन सब के अंदर ड्रोन का जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट देखा गया कि ये काफ़ी चीपर होते हैं और इनको डिस्ट्रॉय करने में काफ़ी कॉस्ट लगता है, राइट। तो ये चैलेंजेस खड़े करते हैं और इसकी वजह से एक नया टाइप का वॉरफेयर राइज हो रहा है जिसे हम बोलते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर, ठीक है। एसिमेट्रिक वॉरफेयर क्या मतलब होता है एसिमेट्रिक वॉरफेयर का? सपोज यहाँ से जनरली हम सिमेट्रिक वॉरफेयर इन द सेंस बोलते हैं कि सपोज कोई गन लेके आया तो एक आपका भी जो रिस्पॉन्स है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, दैट यू शुड ओनली डिप्लॉय गन्स इन द फाइट। ऐसा नहीं है कि सामने वाला तो गन्स लेके आ गया और आपने सीधा एटम बॉम्ब गिरा दिया, वो सिमेट्रिक वॉरफेयर नहीं होता, ठीक है। और जनरली कंट्री सिमेट्रिक वॉरफेयर में ही एंगेज करती है। सो एसिमेट्रिक वॉरफेयर क्या है, यहाँ पे सपोज लेट्स से कोई ड्रोन लेके आ गया, ठीक है। अब ड्रोन को बनाने में कॉस्ट कितना आया, लेट्स से 10,000 ड्रोन को बनाने में कॉस्ट आया, लेकिन सामना वाला जो दुश्मन है उसे इस ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए 1 लाख रुपए की मिसाइल जो है वो डिप्लॉय करनी पड़ रही है, राइट। सो कॉस्ट के हिसाब से एसिमेट्रिक हो गया, रिस्पॉन्स के हिसाब से भी एसिमेट्रिक हो गया कि एक जना ड्रोन का इस्तेमाल करे और सामने वाले को मिसाइल डिप्लॉय करनी पड़ रही है, राइट। सो ये इस तरीके से वॉरफेयर जो है आजकल काफ़ी एसिमेट्रिक हो गया। नेक्स्ट अब यूएवीज के अंदर हम देखते हैं टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्वेलेंस बियॉन्ड होराइजन। तो ये इतना लंबा नाम है 201 करके, इसका शॉर्ट में हम बोलते हैं तपस, तपस BH201 बियॉन्ड होराइजन, राइट। सो ये इंडियन नेवी और DRDO ने सक्सेसफुली अभी इसका टेस्ट कंडक्ट किया फ्रॉम द INS सुभद्रा। तो तपस जो है ये बेसिकली एक UAV है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, विच इज मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV। तो मीडियम एंड्योरेंस लॉन्ग, मीडियम एल्टीट्यूड मतलब इसका हाइट जो है वो ज़्यादा ऊंचा नहीं रहेगा, ठीक है, विद इन द ट्रोपोस्फेयर आपको ये देखने को मिलेगा। और लॉन्ग एंड्योरेंस, लॉन्ग एंड्योरेंस मतलब लंबे समय तक हवा में रह सकता है, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स चेंज होते रहते हैं, कई बार आपको देखने को मिलेगा ये कीवर्ड इस तरीके से, हेल। हेल का मतलब क्या होगा, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। जैसे आगे हम यूएस के कुछ जो ड्रोन्स है वो हेल कैटेगरी में आते हैं, बट हमारा ये जो तपस है दिस कम्स अंडर मेल कैटेगरी, राइट। सो ये आइडिया होना चाहिए। और इसका जो डिज़ाइन है वो बेंगलुरु बेस्ड एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने किया है, जो कि बेसिकली एक लैब है अंडर DRDO, ठीक है। सो याद रखना तपस क्या है, एक मेल UAV है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। सो DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का। सो ये एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड हाई स्पीड फ्लाइंग विंग अनमैन्ड एरियल एयरक्राफ्ट है। सो अभी जनरली हम UAVs देखते हैं ना, जैसे मूवीज में देखा होगा, उसके 4 ऐसे पॉड्स होते हैं, ठीक है, या 4 ऐसे प्रोपेलर्स होते हैं, राइट। तो ये तो नॉर्मल ड्रोन्स होते हैं, बट फिक्स विंग में है और हाई स्पीड विंग में हम क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली जैसे प्लेन का विंग होता है ना, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बेसिकली फिक्स विंग डिजाइन है, देख पा रहे हो ये इमेज? तो ये आप देख यस रहे हो, सर। तो ये आप देख पा रहे हो, देखो एकदम फिक्स्ड, जैसा तेजस का जो डिजाइन है ना वैसा एक
डेल्टा विंग डिज़ाइन दिया हुआ है और बहुत हाई स्पीड में ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, सो ये जो डिज़ाइन है इसे फ्लाइंग विंग डिज़ाइन बोलते हैं और ये यूएवीज में हम लोगों ने अभी रिसेंटली डिप्लॉय किया है, तो ये इसमें बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, ये भी अगेन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट है, उसने ही डिज़ाइन किया है और ये इस्तेमाल करेगा गगन का। गगन याद है आपको, साइंस एंड टेक में स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात किया था दैट दिस इज जीपीएस एडेड जियो ऑग्यूमेंटेशन नेविगेशन। किस लिए इस्तेमाल करते हैं? प्लेन्स को प्रॉपरली रनवे के ऊपर एक्यूरेटली उतारने के लिए, उनको प्रॉपर प्रिसीजन गाइडेंस देने के लिए इन लैंडिंग और टेक ऑफ, उसके लिए हम गगन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये गगन का इस्तेमाल भी कर पाएगा, ठीक है, फॉर टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑपरेशंस। और ये ज्वाइन करेगा इंडिया को, मतलब ये हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजी बनाई है इससे इंडिया इलीट क्लब में शामिल हो गया, ऐसी कंट्रीज के जो फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कोवर्ट स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन बनेगा, मतलब इससे आप बॉम्ब्स भी गिरा सकते हो, राइट। सो दिस वाज द फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, MQ-9B रीपर ड्रोन्स, ये नाम से पता लग जाना चाहिए यूएस का है। यहाँ पे इमेज भी देख सकते हो आप, ये इमेज जो है MQ-9B रीपर ड्रोन की है और ये यूएस का है। तो हम लोग इसे अभी परचेज कर रहे हैं हमारे डिफेंस सर्विसेज के लिए। सो अभी यूएस के साथ एक डील भी हुआ है इसके लिए, ऑल्दो अभी आए तो नहीं है इंडिया के अंदर, बट जब आएंगे तब पता लग जाएगा आपको, ठीक है। सो हम लोग 31 यूएस MQ-9B प्रेडेटर रीपर ड्रोन्स परचेज कर रहे हैं फॉर द डिफेंस फोर्सेस। अब ये न्यूज़ काम की नहीं थी, काम का क्या है कि ये क्या एग्जैक्टली ड्रोन करता क्या है। सो ये आएगा हेल कैटेगरी में, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। ये एक यूएवी है और दिस इज डिजाइन टू फ्लाई ओवर द होराइजन वाया सैटेलाइट, मतलब डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्ट होता है फॉर ओवर 30 आवर्स, ठीक है। तो लॉन्ग एंड्योरेंस है, मतलब एक पूरा दिन ऊपर हवा में रह सकता है। सेफली इंटीग्रेट कर सकता है इनटू सिविल एयर स्पेस, enabling joint forces and civil authorities to deliver real time situational awareness। तो हमारा जो सिविल एयर स्पेस है उससे भी इंटरकनेक्ट कर सकता है। प्लस इसका एक ना वेरिएंट है, अभी ये वाला जो है ना ये जनरली लैंड या एयरफोर्स यूज करती है, इसका एक और वेरिएंट बना है विच इज कॉल्ड MQ-9B सी गार्डियन, ठीक है। सो MQ-9B सी गार्डियन जो है ये इसका एक वर्जन है जो नेवी इस्तेमाल करेगी। इनफैक्ट हमारी नेवी ने लीज के ऊपर ऑलरेडी MQ-9B जो सी गार्डियन है उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। विद सोनोबोयो, तो सोनोबोयो क्या होता है? ये एक स्मॉल डिवाइस होता है जो कि अंडर वाटर अकूस्टिक सर्वेलेंस करता है। समुद्र के अंदर आप ना छोटे छोटे से ऐसे गुब्बारे से या ऐसे ड्रम से गिरा देते हो जिनके अंदर सोनार लगा होता है, जो वो अगर कोई अंडर वाटर सबमरीन है तो उसको डिटेक्ट करके उससे सिग्नल सेंड करेगा टू द MQ-9C गार्डियन, ठीक है। सो क्लियर है, दोनों वेरिएंट MQ-9B के। अगर स्काई गार्डियन है इसका मतलब वो डिफेंस फोर्सेस जैसे कि एयरफोर्स या फिर हमारी आर्मी यूज कर सकती है, लेकिन अगर हम सी गार्डियन की बात करें तो वो इंडियन नेवी यूज करेगी, ठीक है। तो MQ-9B कौन बना रहा है, आइडिया है कौन सी कंपनी ने बनाया MQ-9B रीपर ड्रोन्स? तो याद रखना, जनरल एटॉमिक्स नाम की कंपनी है, उन्होंने डिजाइन किया है इसे, राइट। सो ये सारी बेसिक डिटेल्स पता होनी चाहिए। डील अभी हुई नहीं है, अभी तो सिर्फ अप्रूव किया है यूएस ने कि हम सेल कर सकते हैं इंडिया को, जब करेंगे तब देखेंगे। और एक चीज़ और याद रखना, इसके अंदर ना एक इसका वेरिएंट है प्रेडेटर। तो प्रेडेटर जो है ना ये डायरेक्टली अटैक कर सकता है। ये जो सी गार्डियन है ये सर्वेलेंस के लिए बनाया गया है, बट अगर इसमें हम माउंट कर दे मिसाइल्स वगैरह तो फिर ये प्रेडेटर ड्रोन की कैटेगरी में आ जाता है जहाँ पे ये अटैक भी कर सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट देखो, एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स। तो इसमें पहला है MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर। तो ये हम कहाँ से परचेज कर रहे हैं? ये हम यूएस से परचेज कर रहे हैं, ये पता होना चाहिए। इंडियन नेवी ने अभी ये 6th जो MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर है ये यूएस से परचेज किया है। और ये मैन्युफैक्चर कौन करता है? तो वहाँ की एक बहुत फेमस डिफेंस कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, ठीक है। लॉकहीड मार्टिन ये डेवलप करती है। ऑल वेदर ये हेलीकॉप्टर है और ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी कर सकता है। मल्टी रोल मतलब बहुत सारे रोल्स प्ले कर सकता है। ये केवल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं है, या ये केवल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे कामों में आ सकता है यूज, जैसे सर्वेलेंस, एंटी शिपिंग, सर्च एंड रेस्क्यूज, इन सब चीज़ों में ये काम आ सकता है। तो एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, इंडिया का एक खुद का हेलीकॉप्टर है कॉल्ड ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। सो ये एक मल्टी रोल मल्टी मिशन न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर है। सिविलियन और मिलिट्री रोल्स दोनों में इस्तेमाल होता है।
सिविलियन का मतलब जनरली ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर की तरह काम आता है। और डिज़ाइन किसने किया? तो HAL ने डिज़ाइन किया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो इंडिया में जितना भी खुद से डेवलप हम लोगों ने किया है कुछ भी एविएशन से रिलेटेड, वो सब HAL ही डिज़ाइन करेगा, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द ड्रोन्स, वहाँ पे DRDO और डिफरेंट एजेंसीज इन्वॉल्व हो जाती है। बट इन केस ऑफ स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर्स, वो सब ज़्यादातर आपको HAL के थ्रू मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें एक इंजन लगा है, ट्विन शक्ति इंजन, तो याद रखना ये शक्ति वाले जितने भी इंजन है हम लोगों ने हेलीकॉप्टर्स में डिप्लॉय किए हैं, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस। तो अभी आपको पता है हम तेजस का Mark 1 इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है फॉर Mark 2 ऑल्सो, ठीक है। अभी तेजस का Mark 2 वर्जन डेवलप होगा, फिर प्रोडक्शन में आएगा, तब तक के लिए हम Mark 1 इस्तेमाल करें। तो अभी LCA तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसने 7 ईयर्स ऑफ सर्विस पूरी कर ली है अपने इंडियन एयरफोर्स में। तो ये जो LCA तेजस है, दिस इज अ 4.5 जनरेशन ऑल वेदर मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। तो मल्टी रोल का मतलब बहुत सारे रोल निभा सकता है, बॉम्बिंग कर सकता है, एयर टू एयर फाइट जिसे हम डॉग फाइट के नाम से भी जानते हैं, वो उसमें भी एंगेज कर सकता है। और ये डिज़ाइन किसने किया है? तो ये डिज़ाइन है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एंड प्रोड्यूस बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो इसका डिज़ाइनिंग जो है ये एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने किया है, और इसका जो मास प्रोडक्शन है वो HAL कर रहा है, ठीक है। सो एक स्मॉल लाइट वेट एयरक्राफ्ट है अपने क्लास में, और इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग भी है। तो आपने देखा होगा ना, कभी कभी एयरक्राफ्ट हवा में उड़ रहा होता है, उसके आगे एक नोज लगा रहता है, ठीक है, ऐसा, जैसे राफेल के केस में भी देखा होगा। तो इस नोज के ऊपर बेसिकली हम एक प्लग लगा के एक टैंकर जो एयरक्राफ्ट होता है उससे इसको रिफ्यूल कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से काम करता है। सो ये मिड फ्लाइट या इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग जो है ये प्रोब भी इसके अंदर अटैच है, एंड दिस इज अटैच विद स्टेट ऑफ द आर्ट सैटेलाइट एडेड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। और इसमें भी हम लोगों ने बहुत सारी मिसाइल्स इंटीग्रेट कर दी है, जैसे ब्रह्मोस, अस्त्रा, ये सब हम लोगों ने इसमें इंटीग्रेट कर दिया है, ठीक है। आगे चलते नेक्स्ट देखो, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। तो हमारी इंडियन जो आर्मी है और जो एयरफोर्स है, उन दोनों के पास ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो प्रचंड है वो आ चुके हैं हम। और नाम से पता लग रहा है ये जो हेलीकॉप्टर स्पेसिफिकली कॉम्बैट वर्जन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको पता होगा इसके अलावा हमारे पास और भी हेलीकॉप्टर हैं जो कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की कैटेगरी में आते हैं, या एडवांस कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, जैसे कि अपाची एक हेलीकॉप्टर है, सुना है नाम? अपाची हेलीकॉप्टर्स किसने बनाया है, कौन सी कंपनी है ये? तो दिस इज डिजाइन बाय बोइंग, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए। सो LCH प्रचंड जो है इंडिजीनियसली डेवलप्ड है और मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय HAL एंड इज द ओनली हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड दैट कैन लैंड एंड टेक ऑफ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर्स। तो आपको पता है 5000 मीटर्स एल्टीट्यूड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज हमारा हाईएस्ट बैटल ग्राउंड जो सियाचिन है, राइट, या लद्दाख के अंदर भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चाइना के साथ अटैक हो सकता है। तो ऐसे में यहाँ पे यूज़ करने के लिए हम लोगों ने ये हेलीकॉप्टर को इस तरीके से डिज़ाइन किया कि दैट इट कैन वर्क इवन एट 5000 मीटर एल्टीट्यूड। और इसमें एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर मिसाइल्स भी लगी है, प्लस इट इज़ फिटेड विद अ 5.8 ट्विन इंजन जिसका नाम है शक्ति, जो हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले ध्रुव हेलीकॉप्टर में भी देखा था, ठीक है। सो एक्चुअली ये ध्रुव का ही एक मॉडिफिकेशन है, उससे हम लोगों ने ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड बनाया है। सो ये याद रखना है। आगे चलते नेक्स्ट देखो, सबमरीन शिप्स। इसमें पहला है प्रोजेक्ट 75I या प्रोजेक्ट 75 इंडिया। तो ये एक 30 ईयर सबमरीन बिल्डिंग प्रोग्राम था जो कि 2030 में एंड करेगा। इसके अंदर हम 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स बना रहे हैं। 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स का मतलब क्या है? तो कन्वेंशनल सबमरीन जब भी शब्द आएगा तो इसका मतलब होता है डीजल इलेक्ट्रिक, ठीक है। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स कन्वेंशनल टाइप की सबमरीन्स होती है और यही हम इसके अंदर बना रहे हैं। अब इन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स के साथ दिक्कत क्या रहती है कि क्योंकि इसके अंदर हम एक डीजल इंजन का इस्तेमाल करें, अब वो बर्न करेगा तो उसे कंबशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होगा, और वो जो स्मोक रिलीज करता है ड्यूरिंग कंबशन, उसको रिलीज करने के लिए भी हमें एयर की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में एयर को लेने के लिए, इनटेक के लिए और आउटटेक के लिए इसको सरफेस पे आना पड़ता है, ठीक है। एंड दिस हैज़ टू बी डन क्वाइट फ्रिक्वेंटली। तो इसलिए जैसे ही सबमरीन सरफेस पे आती है, दिख जाती है, और फिर वो एक बहुत वल्नरेबल टारगेट बन जाता है एंड इट कुड बी इजीली न्यूट्रलाइज बाय द एनिमी।
सो इसलिए थोड़ा सा डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के बारे में ये एक शॉर्टकमिंग था, तो इसको ओवरकम करने के लिए हम एक नया टाइप का सबमरीन लेके आता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर सबमरीन। सो इंडिया में है अभी कोई न्यूक्लियर सबमरीन? एनी आइडिया? स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स। अच्छा वर्ड था, काफी हेवी वर्ड था, बट दिस इज नॉट द राइट आंसर। विक्रमादित्य, विक्रम से पूछेगा? नहीं, वो तो विक्रांत। एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक है, आईएनएस अरिहंत। आईएनएस अरिहंत है जो हम लोगों ने इंडिजीनियसली डेवलप करी एक न्यूक्लियर सबमरीन। इससे पहले हमारे पास एक और सबमरीन थी कॉल आईएनएस चक्रा। ठीक है, ये हम लोगों ने रशिया से लीज पे ली थी, अब वापस दे दिए उनको। तो अभी हमारे पास केवल ये एक आईएनएस अरिहंत है, और क्योंकि ये न्यूक्लियर सबमरीन है, इसमें न्यूक्लियर इंजन या न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है। और किस टाइप का रिएक्टर है ये भी पता होना चाहिए, प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर है। ठीक है, कौन सा स्टेज था प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम में? कौन सा स्टेज है ये? फर्स्ट। करेक्ट, फर्स्ट स्टेज है। तो वही हम लोगों ने इसके अंदर डिप्लॉय किया। अब डीजल इलेक्ट्रिक में तो आपको पता लग गया, क्योंकि डीजल को बर्न करना है तो हमें हवा जो है या ऑक्सीजन जो है इनटेक करना पड़ेगा, और इनटेक करने के लिए समुद्र में से तो निकलेगा नहीं वो हवा, तो उसे सरफेस पे आना पड़ता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है डीजल इलेक्ट्रिक या ट्रेडिशनल सबमरीन। ये दिक्कत न्यूक्लियर सबमरीन में नहीं आती है। न्यूक्लियर सबमरीन को क्योंकि कोई अलग से एयर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, ये इसलिए समुद्र के नीचे रह सकता है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ये एक महीनों तक ज़मीन के नीचे या पानी के नीचे रह सकता है। सो ये एक एडवांटेज है कि इसके अंदर हमें ज़्यादा स्टेल्थ कैपेबिलिटी मिलती है न्यूक्लियर सबमरीन में, और ये लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है बिना किसी ज़्यादा रिफ्यूलिंग के, क्योंकि अब डीजल है तो उसे रिफ्यूल भी करना पड़ेगा। बट आपको पता है न्यूक्लियर सबमरीन में तो 1 किलो न्यूक्लियर मटेरियल ले लोगे और आपका 2-3 साल तक का काम चलता रहेगा। ठीक है, सो इस सेंस में काफ़ी दूरी ट्रैवल करी जा सकती है यूजिंग अ न्यूक्लियर सबमरीन विदाउट गेटिंग डिटेक्टेड एंड विदाउट द नीड ऑफ रिफ्यूलिंग। तो ये सारे एडवांटेज न्यूक्लियर सबमरीन के साथ मिलते हैं, राइट। लेकिन बनाना इसको कॉस्टली होता है क्योंकि इसमें बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी लगती है, प्लस खतरा भी रहता है क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन है, तो न्यूक्लियर रेडिएशन फैलने और उसका एक्सप्लोजन होने का खतरा बना रहता है इससे। ठीक है, सो इस कारण से इंडिया ने सोचा कि हम कुछ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन ही बनाते हैं। बाद में जब इस सबमरीन्स को बनाया हम लोगों ने, तब तक डीआरडीओ ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली थी जिसका नाम है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, एआईपी। इसके बारे में पता है? ज्यादा देर तक पानी के अंदर रह सकता है। उसमें वो इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं ना शायद, वो बैटरी ऐसा कुछ, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो वाटर से अलग करते हैं, फिर उसी ऑक्सीजन को यूज करते हैं। हाँ, मतलब ब्रॉडली यही है कि इसके थ्रू अब जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को सरफेस पे आने की ज़रूरत पड़ रही थी फॉर इनटेक ऑफ एयर, वो कम हो जाता है। अब उसको इतना फ्रिक्वेंटली नहीं आना पड़ेगा। तो इस सेंस में डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाना कंपैरेटिवली चीपर भी हो गया और ज़्यादा एडवांटेजियस भी हो गया, क्योंकि अब ये भी पानी के नीचे ज़्यादा समय तक रह सकता है। ठीक है, और इसके अंदर टोटल हम 6 सबमरीन्स बना रहे थे। ठीक है, जिनमें से 5 हम लोगों ने डेवलप किए, कालवेरी, खांडेरी, करंज, वागीर, वेला। ये कमीशन हो चुकी है, मतलब वर्किंग है, और एक और बना रहे हैं दैट इज कॉल्ड वागशीर। ठीक है, तो पहले किसी ने बोला था ना स्कॉर्पियन क्लास, तो ये स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है ये सारी। स्कॉर्पियन जो है ये फ्रांस से हम लोगों ने टीटीए लिया है। टीटीए मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ठीक है, और वहां इसका नाम स्कॉर्पियन क्लास था। अब हम लोग इंडिया में इसे यूज़ करें तो हम ये फॉरेन नेम नहीं रख सकते, इसलिए हम लोगों ने इसका डिफरेंट नाम रखा है। तो आइडिया है क्या नाम है इसका इंडिया के अंदर? ठीक है, तो याद रखना इंडिया में इसका नाम होगा सिंधु घोष। क्लियर? सो ये था सारा का सारा जो चीज़ें पता होनी चाहिए अबाउट प्रोजेक्ट 75। 6 सबमरीन्स, 3 के नाम के से चालू होते हैं और 3 के नाम वी से चालू होते हैं, कालवेरी, खांडेरी, करंज, वागीर, वागशीर और वेला। ठीक है,
तो ये पता होना चाहिए था। आगे चलो नेक्स्ट देखो, आईएनएस इम्फाल। एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। हमारे जो नेवी होती है उसमें बेस्ड ऑन साइज, मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस करते हो, उसमें हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा जो शिप होता है या वेसल होता है, दैट इज कॉल्ड एन एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है, तो अभी इंडिया के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर है? एक ही है शायद, विक्रमादित्य। 2 है आई थिंक। 2 हैं। अब दोनों के नाम बताओ। सर एक विक्रांत रशिया और का। विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रमादित्य और विक्रांत। करेक्ट। अब जाके सही आया है जवाब। तो याद रख लेना, एयरक्राफ्ट कैरियर में है विक्रांत और विक्रमादित्य। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें ये पता होनी चाहिए यार, ये आता ही रहता है न्यूज़ में। राइट, ये विक्रांत विक्रमादित्य हो गया, ये एयरक्राफ्ट कैरियर होता है। फिर इसके नीचे नेक्स्ट जो आता है वेसल, दैट इज कॉल्ड अ डिस्ट्रॉयर। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। फिर इसके नीचे आता है कॉर्वेट्स, मतलब साइज कम, मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम कम। और फिर उसके भी नीचे आता है फ्रिगेट्स, सबसे छोटा। ठीक है, तो याद रखना ये हायरार्की, एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, कॉर्वेट्स और फ्रिगेट्स। ठीक है, क्योंकि इसको हम आगे इसमें ही पढ़ेंगे। सो आईएनएस इम्फाल जो है, दिस इज द थर्ड ऑफ द 4 इंडिजिनियस विशाखापट्टनम क्लास ऑफ स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स। तो एयरक्राफ्ट से एक छोटा, हम लोग एयरक्राफ्ट कैरियर से एक छोटा वेसल है ये डिस्ट्रॉयर। स्टेल्थ का मतलब इसको रेडार के थ्रू डिटेक्ट कर पाना मुश्किल होता है, बिकॉज इसमें ऐसा मटेरियल रखता है जो कि इनकमिंग जो रेडियो वेव्स होती हैं फ्रॉम अ रेडार उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, उन्हें वापस सेंड नहीं करता। अगर वो वापस सेंड कर देगा तो फिर एनिमी को पता लग जाएगा कि यहाँ पे कोई वेसल है। ठीक है, सो ये विशाखापट्टनम क्लास है और इसके अंदर आईएनएस इम्फाल जो है ये एक नेवल वेसल या एक डिस्ट्रॉयर हम लोगों ने डेवलप किया है। और दिस इज डेवलप अंडर द प्रोजेक्ट 15B। तो प्रोजेक्ट 15B है, दिस इज द लेटेस्ट लिनिएज ऑफ प्रोजेक्ट 75A, सॉरी प्रोजेक्ट 15A। ठीक है, प्रोजेक्ट 15A कैलकाटा क्लास थी। ये बेसिकली एक ग्रुप ऑफ हम लोग वेसल्स बनाते हैं तो उनको एक क्लास देते हैं, उसके अंदर फिर डिफरेंट वेसल्स होते हैं। तो इससे पहले 15A जो थी वो कैलकाटा क्लास थी, और अब हम 15B जो है वो विशाखापट्टनम क्लास बना रहे हैं, जिसमें अभी सबसे लेटेस्ट जो डेवलप हुआ है वो आईएनएस इम्फाल है। ठीक है, इससे पहले हमारे पास प्रोजेक्ट 15 था, उसके अंदर हम डेली क्लास के डिस्ट्रॉयर्स बना रहे थे। तो याद रखना, अगर कोई पूछे प्रोजेक्ट 15 जो है ये किस चीज़ से रिलेट करता है, तो इट रिलेट्स टू डिस्ट्रॉयर्स। और फिर उसमें डिफरेंट क्लासेस हैं, जैसे 15 दिल्ली क्लास, 15A कैलकाटा क्लास और 15B विशाखापट्टनम क्लास। ठीक है, अब 15B जो क्लास है जिसके अंदर आईएनएस इम्फाल डेवलप हुआ है, इसके अंदर टोटल 4 और हम लोग डिस्ट्रॉयर्स डेवलप करेंगे। ये तीसरा था, इससे पहले जो 2 थे वो आईएनएस विशाखापट्टनम था और आईएनएस मार्मोगोवा था। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। किसने डिज़ाइन किया, तो दिस वाज डिज़ाइन बाय द वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ऑफ द इंडियन नेवी। इन लोगों ने इसको डिज़ाइन किया है और इसको कंस्ट्रक्ट करने का काम जो है वो गवर्नमेंट का ये डिफेंस पीएसयू है, कॉल्ड मेजगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई। इन लोगों ने इसको डेवलप किया है। ठीक है, अब एक चीज़ पता होना चाहिए, जनरली हम लोग जो नेवल वॉरफेयर है, सबमरीन्स है, वो अटैक करेगा किसी शिप को, या एक सबमरीन दूसरे शिप को अटैक करेगा, तो वो पानी के नीचे मिसाइल्स नहीं छोड़ते, क्योंकि वहाँ पे वो इंजन वगैरह जो है वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, जेट इंजन टाइप का या स्क्रैम जेट और वो सब इंजन वर्क ही नहीं करेगी। तो सिंपली क्या करते हैं, उसके नीचे एक मोटर लगा देते हैं, एक फैन सा लगा देते हैं, जो कि पानी को जो है उसमें आगे मूव करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हम क्या डिप्लॉय करते हैं, यहाँ पे हम डिप्लॉय करते हैं टॉर्पीडोज। ठीक है, तो जैसे हम एरियल या मिसाइल्स डेवलप करते हैं जिसके अंदर रॉकेट्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे हम फैंस लगाते हैं, मोटर लगाते हैं और उसको एक आगे टॉर्पीडो लगा देते हैं। ठीक है, और टॉर्पीडो जैसे ही किसी व्हीकल के या वेसल के टकराएगा ब्लास्ट हो जाएगा। राइट, सो इनमें टॉर्पीडो लॉन्चर्स ये लगे होते हैं फॉर किलिंग अनदर शिप या अ सबमरीन, और इसके अलावा इसके अंदर कोई एरियल टारगेट हो तो उसको हिट करने के लिए सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर फ्रिगेट भी है, फ्रिगेट हम लोगों ने एक नया डेवलप किया है कॉल्ड महेंद्रगिरी फ्रिगेट, वॉज कमीशन, इट वॉज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास। ठीक है,
सो प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास जो है, दिस फॉलोज अप ऑन द प्रोजेक्ट 17 शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स। तो याद रखना, प्रोजेक्ट 17 जो है दिस इज रिलेटेड टू फ्रिगेट्स, प्रोजेक्ट 15 इट्स रिलेटेड टू डिस्ट्रॉयर, और प्रोजेक्ट 75 इज रिलेटेड विद द सबमरीन्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अदर रिलेटेड न्यूज में नेक्स्ट देखो, धनुष आर्टिलरी गन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज धनुष आर्टिलरी गन, राइट, मूवीज में देखा होगा। तो बफोर्स जैसा है ना, वैसा ही उसी के लाइंस पे हम लोगों ने खुद इंडिजिनियसली से डेवलप किया है। इंडिया के पास ऐसी बहुत सारी और भी गन्स है, जैसे बफोर्स एक हम लोगों ने नाम लिया, तो ऐसी और भी इंडिया के पास ये आर्टिलरी गन्स है। ठीक है, सो दिस इज 155 mm 45 कैलिबर टोड आर्टिलरी गन, और ये अपना जो आर्टिलरी शेल होता है उसको थ्रो कर सकता है अप टू अ रेंज ऑफ 38 किलोमीटर्स। ठीक है, और ये फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ड लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन है। तो इतना ही आई थिंक इसमें इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा काम का नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, क्लस्टर बॉम्ब। तो अभी यूएस ने क्लस्टर बॉम्ब सप्लाई किए थे यूक्रेन को, और उन्होंने फिर इसका इस्तेमाल किया अगेंस्ट रशिया। तो कई इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग यूएन ने बोला क्या यूएस को ये वेपन्स सप्लाई नहीं करने चाहिए थे टू यूक्रेन। अब क्लस्टर बॉम्ब होते क्या है, ये सपोज एक आर्टिलरी शेल है, ठीक है, ये बेसिकली आर्टिलरी गन है ना, इसके अंदर आर्टिलरी शेल डलता है, तो ऐसा डलता है, वो इस टाइप का होता है। बट ये समझ लो आपके आर्म की लेंथ का होगा, इतना बड़ा होता है, एटलीस्ट 4 आर्म तो हो गई। तो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे अंदर कैनिस्टर्स लगे होते हैं, छोटे छोटे आप समझ लो ग्रेनेड्स हैं इसके अंदर। तो क्या होता है, जैसे इसको ऊपर थ्रो किया जाता है, हवा में जाके ये ओपन अप कर जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा एरिया को कवर कर लेता है। ठीक है, ये छोटे छोटे बॉम्ब्स गिरते हैं और बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेते हैं, राइट। सो इसलिए इससे डिस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। बट बहुत सारी यूएन एजेंसी या ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने इसका विरोध क्यों किया था इस मूव का, बिकॉज रीज़न क्या रहता है, इसमें बहुत सारे ग्रेनेड्स निकल कर गिरते हैं। ठीक है, ये कोई सिंगल वेपन की तरह नहीं इस्तेमाल होता, बहुत सारे इसमें से ग्रेनेड निकलते हैं और ज़मीन पे गिर जाते हैं। कई बार वो ग्रेनेड जो है फटते ही नहीं है, अंदर ही ज़मीन के अंदर दबे रह जाते हैं। तो ऐसे में कभी कोई आगे कोई उधर कोई काम होता है या बच्चे अगर खेल रहे होते हैं, तो ऐसे में बहुत हाई चांस है कि वो बच्चे जो है इसके चपेट में आ सकते हैं। ठीक है, सो फॉर दैट रीज़न ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने ये यूएस का जो सप्लाई था ऑफ क्लस्टर बॉम्ब, इसको बेसिकली क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, नीरा काशी। सो इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल कॉल्ड नीराक्षी। ठीक है, तो नीर मतलब वाटर, और ये नीराक्षी है एक ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल। अभी रिसेंटली यूक्रेन ने भी अंडर वाटर व्हीकल जो है, या जैसे हम बोलते हैं ना अनमैन्ड एरियल व्हीकल, वैसे अनमैन्ड मरीन व्हीकल्स डिप्लॉय किए थे। ठीक है, और काफ़ी इफेक्टिव रहते हैं। उन्होंने बहुत सारे शिप्स जो है रशिया के डुबो दिए थे इन ऑटोनॉमस अंडर वाटर या वाटर मरीन व्हीकल्स का इस्तेमाल करके। ठीक है, और उसको चलाने के लिए उन्होंने सैटेलाइट का इंटरनेट का यूज़ किया था। और वो इंटरनेट कहाँ से मिला था, तो स्टारलिंक जो कंपनी है इलॉन मस्क की, उससे इंटरनेट मिला था उन लोगों को, और उसका इस्तेमाल करके उन्होंने कई सारे जो शिप्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था रशिया के। ठीक है, सो इंडिया ने भी अपना इसी लाइन्स पे डिप्लॉय कर रहा है ये ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल। ये हेल्प करेगा हमें इन माइन डिटेक्शन, माइन डिस्पोजल और अंडर वाटर सर्विस। तो माइन डिटेक्शन, माइन डिस्प्लेस, कभी कभी क्या होता है नेवल वॉरफेयर के अंदर जो शिप्स होते हैं नीचे माइंस लगा देते हैं, तो वो माइंस समुद्र के अंदर सस्पेंडेड होती है, और जैसे ही इसके आसपास कोई वेसल है, मरीन वेसल, चाहे वो सबमरीन हो या फिर कोई शिप हो, जैसे उसको टच होता है वो ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, सो ये पता होना चाहिए इसके बारे में। और ये पानी के अंदर रह सकता है फॉर 4 आवर्स एंड अप टू अ डेप्थ ऑफ 300 मीटर्स। और ये किसने डेवलप किया है, दिस इज डेवलप बाय द गार्डन रीच शिप बिल्डर इंजीनियर्स लिमिटेड। ये भी अगेन डिफेंस पीएसयू है। और इसके अलावा जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड है जो कि एक एमएसएमई एंटिटी है, उन दोनों ने मिलकर ये निराक्षी है, इस निराक्षी जो कि एक ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल है, उसको डेवलप किया है। ठीक है, ये बताना चाहिए। आगे चलते नेक्स्ट, वरुणास्त्र। वरुण का मतलब वाटर एंड अस्त्र का मतलब वेपन। तो वरुणास्त्र जो है ये पानी के अंडर वर्क करने वाला एक टॉर्पीडो है जो कि डिज़ाइन किया है इंडियन नेवी ने। सो इंडिजिनियसली डेवलप्ड है शिप लॉन्च एंटी सबमरीन टॉर्पीडो। ठीक है, तो शिप से लॉन्च कर सकते हैं, और एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है, यानी सबमरीन्स को टारगेट करेगा ये वाला टॉर्पीडो।
किसने डिज़ाइन किया? तो विजाग बेस्ड नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी विच इज़ अंडर द DRDO, उन लोगों ने इसका डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट किया है, और फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसका जो कॉन्ट्रैक्टर भारत डायनामिक्स लिमिटेड को दिया गया है। ठीक है, सो भारत डायनामिक्स और भी बहुत सारी मिसाइल्स बनाता है, जैसे कि पिनाका रॉकेट्स के बारे में आपने सुना होगा, राइट। तो काफ़ी सारी मिसाइल्स ये बनाता है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। सो इसका जो मैक्सिमम स्पीड है 40 नॉट्स। तो समुद्र के अंदर हम जब स्पीड नापते हैं तो वो जनरली या डिस्टेंस नापते हैं तो नॉटिकल माइल्स, तो वैसे ही यहाँ पे स्पीड 40 नॉट्स है एंड ऑपरेटिंग डेप्थ इसका 600 मीटर्स है। ठीक है, तो ये है वरुणास्त्र टॉर्पीडो है, याद रखना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो थर्मोबैरिक बॉम्ब्स। अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, यूक्रेन के केस में भी चर्चा में आया था, और बहुत ज़्यादा चर्चा इसकी अभी इसराइल और हमास वॉर के दौरान हुई थी, बिकॉज ऐसा माना जा रहा था कि हमास ने भी इस टाइप के बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा म्यांमार का जो अभी डिक्टेटरशिप चल रहा है या आर्मी रूल चल रहा है, उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया गया था अगेंस्ट सिविलियन। तो याद रखना, ये वाला जो बॉम्ब है इसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, सपोज एक मिसाइल है, वो क्या करता है, जैसे ही आके टारगेट पे हिट करेगा तो उसमें से कुछ पाउडर सा ये रिलीज कर देगा, या ऐसा कोई मटेरियल रिलीज कर देगा जो कि हाई कंबशन का होगा। तो जैसे ही ये हिट करेगा, ये वो मटेरियल को हवा में रिलीज कर देगा और फिर एक फायर को ट्रिगर कर देगा, जिससे क्या होगा, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन या बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाएगी। तो इससे इसका जो एरिया है, टारगेट एरिया, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ऐसे में डैमेज भी, स्पेशली सिविलियंस जो लोग होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा कैजुअलिटी होती है इस टाइप के बॉम्ब्स की। ठीक है, सो दैट्स हाउ थर्मोबैरिक बॉम्ब्स आर यूज्ड। इसके अंदर एक एरोजोल या एक फ्यूल को हवा के अंदर रिलीज किया जाता है, एक क्लाउड बनाया जाता है उसका ग्राउंड के ऊपर, और फिर उसे जला दिया जाता है। सिमिलरली इसराइल ने भी ऐसा एक मैग्नीशियम का इस्तेमाल किया था, मैग्नीशियम वाइट फ्लेम के साथ बर्न करता है। तो ये भी एक टाइप का थर्मोबैरिक बॉम्ब्स का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, क्लियर थर्मोबैरिक बॉम्ब्स क्या होते हैं। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो प्रोजेक्ट संजय। तो ये महाभारत का जो कैरेक्टर था संजय, उसी से इंस्पायर्ड है। सो यहाँ पे बेसिकली एक सर्वेलेंस सिस्टम हम लोग डेवलप कर रहे हैं। सो दिस प्रोजेक्ट वुड हेल्प इन क्रिएटिंग अ बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम फॉर कंपोजिट ऑपरेशनल पिक्चर। मतलब पूरा जो बैटलफील्ड है जहाँ पे अटैक होना है या डिफेंस करना है हमें, उसका एक कंप्लीट पिक्चर देने के लिए ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया है। इसमें मल्टीपल सर्वेलेंस सेंटर रहेंगे जिसके थ्रू हम डिफरेंट सेंसर्स का इस्तेमाल करेंगे। अब वो ड्रोन्स भी हो सकता है, वो सैटेलाइट्स भी हो सकता है, या और कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं जिनका हम इस्तेमाल करके बैटलफील्ड का पूरा एक एंटायर जो इमेज है वो जनरेट कर लेंगे, और उससे हमारी जो बैटलफील्ड अवेयरनेस है वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो इतने पार्ट में कोई डाउट या कोई एडिशन? ठीक है, सो विद Sir, दैट there was बोलो। air defense system Arrow of Israel, which was used for long range missile defense systems. जैसे आयरन डोम शॉर्ट रेंज है, वैसे एरो लॉन्ग रेंज है। ठीक है, एरो इजराइल लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम। ठीक है, नाइस। तो ये देखो, इतने दो दो वॉर चल रहे हैं, प्लस इंडिया भी अपना खुद का डिफेंस डेवलप कर रहा है। फॉर दैट रीज़न ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड मेंस में भी देखा गया कि रिसेंटली डिफेंस को एक वापस रिसर्जेंस हो रहा है डिफेंस पार्ट से क्वेश्चंस का, तो डेफिनेटली यू शुड एक्सपेक्ट कि इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सो ये वाला पार्ट देख लेना, एंड आई थिंक विद दैट वी आर डन फॉर द डे। सो आज के लिए एंड करते हैं। थैंक यू गाइस, बाय बाय। थैंक यू सर।